हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप इस कोविड के सिचुएशन में सेफ होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज हम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस जो कि चैप्टर 3 है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 1, उसका भी पार्ट 2 कर रहे हैं। हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें हम बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे, प्लस जो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स होते हैं वो पढ़ेंगे कि कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं, जो आगे के हमारे चैप्टर्स में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आप इसको ध्यान से करें और अपनी नोटबुक पे राइट करके करें। ओके, अकाउंटिंग इक्वेशन हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, बट फिर भी हम इसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज दैट द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ इट्स लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। जो भी कैपिटल और लाइबिलिटी होती है उसके इक्वल होते हैं हमेशा एक बिजनेस के एसेट्स। ए इज़ इक्वल टू एल प्लस सी, जहाँ पे ए रेफर करते हैं एसेट्स को, एल लाइबिलिटीज़, सी कैपिटल। अब जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी है पीछे स्लाइड में, ए इज़ इक्वल टू एल प्लस सी, हम मैथ्स में देखते हैं ना, जब ए इज़ इक्वल टू के अपोजिट साइड कुछ हो और प्लस इधर आके माइनस में आ जाता है तब भी वो इक्वल रहता है। तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एसेट्स में से अगर हम लाइबिलिटीज़ माइनस कर देंगे तो वो कैपिटल बचेगा, एसेट्स में से हम कैपिटल माइनस कर देंगे तो लाइबिलिटी बचेगी। ये अल्टीमेटली ये मैथ इक्वेशन की तरह हो गई है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो बिजनेस एंटिटी होती है उसके जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमेशा इसके पास जो एसेट्स होते हैं और जो इसकी लाइबिलिटीज़ होती हैं वो हमेशा इक्वल रहेंगी। बिजनेस में जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं उसके एक साइड जो रहता है एसेट्स की लिस्ट रहती है, जिसमें हमारे सारे एसेट्स होते हैं कि बिजनेस एंटिटी के पास क्या क्या चीज़ें हैं, और दूसरी साइड होती है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ में ऑनर्स का कैपिटल, जो ऑनर क्लेम लेता है वो, प्लस जो भी आउटसाइडर्स के क्लेम्स है, कोई क्रेडिटर है, जो भी लाइबिलिटी कंपनी ओ करती है वो लाइबिलिटी साइड आता है, और जो भी एसेट्स कंपनी ओन करती है वो एसेट साइड आता है। अब हम एग्जांपल लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का। फर्स्ट है, हमने बैंक अकाउंट ओपन किया एक IDBI में और पैसे दिए कैश में 3 लाख रुपए। इस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, हमारा एसेट साइड बढ़ रहा है और एसेट साइड ही डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, एसेट साइड में बैंक इंक्रीज़ हो गया 3 लाख से और कैश डिक्रीज़ हो गया 3 लाख से, यानी जो भी लाइबिलिटीज़ होंगी वो एज इट इज़ रही, प्लस एसेट में ही प्लस माइनस हुआ है। सेकंड है, हमने एक कंप्यूटर ख़रीदा बिजनेस के लिए 40,000 रुपये का और चेक इशू कर दिया, उसको चेक से पेमेंट कर दी, यानी बैंक से पेमेंट कर दी। तो इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, कंप्यूटर यानी जो एसेट है वो बढ़ गया और डिक्रीज़ क्या हो गया हमारा बैंक। तो इसमें भी एसेट इंक्रीज़ हुआ है और एसेट ही डिक्रीज़ हुआ है। थर्ड है कि हमने फर्नीचर ख़रीदा बिजनेस के लिए 50,000 रुपये का और उसके लिए एडवांस दे दिया 20,000 बाय चेक, यानी बैंक से गए पैसे सेम डे क्रिएटिव एंटरप्राइजेस को। इसने क्या किया, हमारा फर्नीचर जो कि एसेट है वो 50,000 रुपये से इंक्रीज़ हो गया, बैंक हमारा डिक्रीज़ हो गया 20,000 रुपये से, और इंक्रीज़ हो गई हमारी 30,000 रुपये की लाइबिलिटी। यानी एसेट साइड में 50,000 रुपये आए, उसमें से माइनस होगा 20,000 और लाइबिलिटी साइड में 30,000, और नेट इफेक्ट जो है वो बराबर रहा। नेक्स्ट है, ऑनर ने इंट्रोड्यूस किया कैश फॉर ₹2 लाख एज कैपिटल। तो इस ट्रांजैक्शन से क्या हुआ, हमारा कैश यानी जो एसेट है वो इंक्रीज़ हो गया 2 लाख रुपए से, और क्या इंक्रीज़ हुई, साथ साथ लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई एज एन कैपिटल। अब हमें ऑनर को 2 लाख रुपए देने हैं, 2 लाख रुपए हमारे कैश बढ़ गए, दोनों साइड इक्वल इक्वल हो गया। नेक्स्ट है, हमने 30,000 रुपये के गुड्स सोल्ड किए हिमांशु एंटरप्राइजेस को और उन्होंने हमें कैश दिया 10,000 और बाकी जो है वो क्रेडिट है उन पे। तो इस ट्रांजैक्शन में हमारा जो स्टॉक होगा एसेट वो डिक्रीज़ हो जाएगा कितने से, 30,000 रुपये से, क्योंकि हमारा जो स्टॉक था वो चला गया, हमने 30,000 के गुड्स सोल्ड कर दिए, और हमारा इंक्रीज़ हो गया कैश क्योंकि उसने हमें 10,000 रुपये दिए हैं, और बाकी हमारे डेटर इंक्रीज़ हो गए, यानी हमें उससे पैसे लेने हैं तो वो डेटर कहलाता है और हमें पैसे देने होते हैं तो वो क्रेडिटर कहलाता है। तो हमारे डेटर बढ़ गए 20,000 रुपये से। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 85,000 का, ओपनिंग कैश है 4 लाख रुपीज़ का, लोन है हमारे में 8,65,000 का। ओके, यहाँ तक आई होप आपको सब ट्रांजेक्शन्स क्लियर हों। अब हमारी फाइनल इक्वेशन को हम एनालाइज करते हैं बैलेंस शीट के थ्रू। हमने बैलेंस शीट कर दी, जो हमारे
लेफ्ट साइड में वहाँ पे हमने सारी लाइबिलिटीज़ लिखी हैं और राइट साइड में एसेट्स। एसेट्स कैश हमारे पास ओपनिंग था, ओपनिंग में हमारे पास जितना भी कैश आया हम उसको प्लस करेंगे और माइनस करेंगे जो हमारे पास से कैश गया, यानी जो हमने पेमेंट्स करी वो माइनस करेंगे, तो नेट इफेक्ट यहाँ आ जाएगा। और कैपिटल इंट्रोड्यूस भी हुई है तो वो भी कैश में प्लस हो जाएगा, तो नेट इफेक्ट उसका बनेगा 3,10,000 रुपीज़। बैंक में हमने जो भी पैसे डाले थे प्लस हमारे पास जो पैसे आए माइनस जो हमने किसी को पेमेंट्स करी, तो उसका नेट इफेक्ट बचा 2,60,000। हमारा डेटर बढ़ गया था हिमांशु एंटरप्राइजेस से, क्योंकि उसने हमें पैसे देने थे जो हमने उसको गुड्स सोल्ड किए थे 30,000 के पीछे, उसमें से उसने हमें 10,000 दिए थे, 20,000 बाकी थे, तो हमारा डेटर बढ़ गया। स्टॉक हमारा 55,000 का रहा। हमने जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था उसमें से हमने जो गुड्स सोल्ड किए हैं वो माइनस करके जो हमारे पास रहा वो स्टॉक बच गया। हमने फर्नीचर ख़रीदा था वो हमारे एसेट साइड आ गया। कंप्यूटर 40,000 रुपये का ख़रीदा था वो हमारे एसेट साइड आ गया। ये हमारी कंप्लीट हो गई एसेट साइड, जिसका टोटल आया 10,95,000। अब नेक्स्ट साइड चलते हैं कैपिटल। हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी 2 लाख रुपीज़ की वो, और हमारे क्रेडिटर्स जिसको हमें पैसे देने हैं, रिमेंबर हमें अभी क्रेडिटर पैसे देने थे किसी को फर्नीचर के, जो हमने फर्नीचर ख़रीदा था उसमें 30,000 रुपये हमने नहीं दिए थे, तो ये हमारे क्रेडिटर बढ़ गए। और जो हमारा लोन था ऑलरेडी 8,65,000 का, तो हमारा जो टोटल इफेक्ट पड़ा वो 10,95,000 का ही पड़ा। तो यही हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंग आ गई, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस ऑल अदर लाइबिलिटीज़। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डेबिट और क्रेडिट को हम कैसे यूज़ करते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसमें गिव एंड टेक एस्पेक्ट हमेशा ही रहता है डबल एंट्री अकाउंटिंग में। अगर हम किसी से कुछ ले रहे हैं तो उसके बदले में हमें उसको कुछ देना पड़ेगा। अगर आप शॉप पे कुछ चीज़ ख़रीदने चाहते हो तो उसके बदले में आपको उसको रिटर्न में कुछ मनी पे करना होता है उसके प्राइस के अकॉर्डिंग। तो हर ट्रांजैक्शन में 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। नॉर्मली जो फॉर्मेट रहता है एक अकाउंट का वो जो कैपिटल टी की तरह हमें रिफ़्लेक्ट करता है, जो अल्फ़ाबेट में कैपिटल टी होता है उसकी तरह रिफ़्लेक्ट करता है, जिसमें एक लेफ़्ट साइड होती है एक राइट साइड होती है। जैसे हमने अभी पीछे बैलेंस शीट में देखा वैसे ही एक अकाउंट बनता है जिसमें लेफ़्ट साइड होती है और एक राइट साइड होती है, जिससे हमें पता चलता है कि अल्टीमेट पोजीशन क्या है बिज़नेस की एक अकाउंटिंग पीरियड में। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम सपोज़ हमने कोई कस्टमर का अकाउंट ले लिया, अकाउंट टाइटल जहाँ लिखा है उसमें कस्टमर का नाम आ जाएगा और ये है लेफ़्ट साइड और ये है राइट साइड, एक टी शेप में अकाउंट बना दिया। तो इसमें जो गुड्स हमने कस्टमर को सोल्ड किए हैं जितने भी अमाउंट के वो आ जाएंगे हमारे लेफ़्ट साइड में, और जितनी हमको उसके अगेंस्ट पेमेंट रिसीव हुई है वो आ जाएंगी राइट साइड में। अगर राइट साइड में कोई बैलेंस बचता है तो यानी हमने उसको जो गुड्स हैं वो ज़्यादा के सोल्ड किए हैं और उससे हमें पेमेंट्स कम आई है, और मे भी हो सकता है इन फ्यूचर वो पेमेंट्स हमको आ जाए तो वो अकाउंट बिल्कुल सेटल हो जाएगा। अगर कहीं कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, सपोज़ 50,000 रुपये का बेचा और 50,000 रुपये हमें मिल गए तो वो अकाउंट निल हो जाएगा, दोनों में 50,000 आ जाएंगे। In a T account, the left side is called debit and the right side is known as credit. To enter amount on the left side of an account is to debit the account. To enter amount to the right side, अगर हमको right side में enter करना है is to credit the account, right? मतलब उल्टा हो जाता है ये। अगर आपको लेफ़्ट साइड में अकाउंट में डालना है तो वो बोलेंगे हम डेबिट द अकाउंट, क्योंकि वो डेबिट साइड है, और राइट साइड में डालना है तो क्रेडिट द अकाउंट, यानी वो क्रेडिट साइड है। लेफ़्ट साइड डेबिट साइड है, राइट साइड क्रेडिट साइड है। अब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बात करते हैं। जो सारे अकाउंट्स होते हैं वो 5 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स। फर्स्ट एसेट्स, सेकेंड लाइबिलिटीज़, थर्ड कैपिटल, फोर्थ एक्सपेंसेस और लॉसेस, फिफ्थ रेवेन्यूज़ और गेन्स। ये सारी टर्म्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या क्या हैं, तो अब हम इनको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इनमें रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शंस की, कैसे क्या होता है। ठीक है, बेसिकली 2 फंडामेंटल रूल्स होते हैं कि हमें कैसे
जो चेंजेस हुए हैं एसेट्स या लायबिलिटीज़ में या एक्सपेंसेस या कैपिटल में, जो भी चेंजेस हुए हैं उनको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। एसेट लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल का अलग बनता है जो हम बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होते हैं। एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज़ हम P&L में बेसिकली रिकॉर्ड करते हैं। तो फर्स्ट रूल है फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन एसेट्स या फिर एक्सपेंसेस में हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट, उसमें भी अगर इंक्रीज इन एसेट है तो हम उसको डेबिट करेंगे। अगर हमारा एसेट बढ़ रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे। अगर हमारा एसेट डिक्रीज़ हो रहा है, घट रहा है, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। सपोज़ 100 रुपये का एसेट था और वो अब 200 का हो रहा है तो 100 रुपये हम डेबिट कर देंगे। और सपोज़ 100 रुपये का एसेट था, अब वो 80 रुपये का रह गया तो हम 20 रुपये उसमें डिक्रीज़ कर देंगे। सेकेंड, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस और लॉसेस इज डेबिटेड। अगर हमारे एक्सपेंस और लॉस बढ़ रहे हैं तो वो होगा डेबिट, और अगर वो एक्सपेंसेस और लॉसेस हमारे घट रहे हैं तो वो होगा क्रेडिट, ठीक है। एसेट्स में और एक्सपेंसेस में दोनों में सेम रूल होता है। अगर वो इंक्रीज़ हो रहे होते हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं, अगर वो डिक्रीज़ हो रहे होते हैं तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। सेकेंड रूल है फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल, क्योंकि कैपिटल जो है अल्टीमेटली वो भी तो हमारी एक लायबिलिटी है ना, और रेवेन्यू और गेंस जो भी हमारे पास हमें गेंस होते हैं वो हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। उसमें फर्स्ट है, अगर लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, अगर डिक्रीज़ होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। सपोज़ 100 रुपये की लायबिलिटी थी और अब वो बढ़कर 300 रुपये की हो गई है, तो जो डिफरेंस है 200 रुपये का वो हम क्रेडिट करेंगे। ऐसे ही अगर वो डिक्रीज़ हो रही है, 500 रुपये की है और 400 रुपये की हो रही है, तो हम जो डिफरेंस है 100 रुपये का वो हम डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट है, इंक्रीज़ इन कैपिटल इज़ क्रेडिटेड, क्योंकि कैपिटल भी एक लायबिलिटी है, तो जब भी वो इंक्रीज़ होगा तो वो क्रेडिट होगा, और अगर डिक्रीज़ होगा तो वो डेबिट होगा। इंक्रीज़ इन रेवेन्यू या गेन, अगर हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, और अगर वो डिक्रीज़ हो रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे। आई होप आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो। इसको बहुत अच्छे से ही रिमाइंड करना है हमको, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम आगे अपनी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। अब ये है कि जो अभी हमने थियोरेटिकली पढ़ा है पीछे कि हम कौन से फंडामेंटल रूल्स हैं, 2 ही रूल्स हैं। अब हम इसको ऐसे समराइज़ करते हैं कि एसेट लायबिलिटी का क्या है, एक्सपेंसेस का क्या है, कैपिटल का क्या है, रेवेन्यू का क्या है, ठीक है। एसेट और एक्सपेंसेस आप देखोगे तो जो लेफ़्ट साइड है आपकी वो इंक्रीज़ हो रही है तो हम उसको डेबिट करेंगे, यानी एसेट और एक्सपेंसेस अगर हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं तो वो डेबिट होंगे, अगर डिक्रीज़ हो रहे हैं तो वो क्रेडिट होंगे। अब लायबिलिटीज़, कैपिटल एंड रेवेन्यू देखिए, आप तीनों में देखो लेफ़्ट साइड में डिक्रीज़ हो रहा है तो हम डेबिट कर रहे हैं, अगर ये तीनों चीज़ें इंक्रीज़ हो रही है तो हम क्रेडिट कर रहे हैं। यही चीज़ हमने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ी है। दैट्स इट, ये इतना सिंपल है, इतनी सिंपली आपको अपने माइंड में इसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब आता है होमवर्क टाइम कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे रिमेन इक्वल रहती हैं, ठीक है। हम इसको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। अपनी नोटबुक और पेन निकाल के बिल्कुल लिखना शुरू कर दो फटाक से। फर्स्ट है इंट्रोड्यूस कैपिटल। 8 लाख की हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है कैश में और 50,000 का स्टॉक से, तो जो हमारी टोटल कैपिटल होगी वो 8,50,000 से बढ़ेगी, यानी लायबिलिटी साइड हमारी 8,50,000 रुपये से बढ़ जाएगी, और कैश हमारा बढ़ेगा 8 लाख से, स्टॉक बढ़ेगा 50,000 से। नेट इफेक्ट क्या हो गया, एसेट इज इक्वल टू 8 लाख प्लस 50,000, ठीक है, और लायबिलिटी इज इक्वल टू 8,50,000, वो पूरा कैपिटल में चला जाएगा। सेकंड है, हमने प्लांट परचेज़ किया है 3 लाख रुपए का, जिसमें से हमने 15,000 रुपये क्या दिए हैं, कैश, तो हमारा प्लांट बढ़ जाएगा 3 लाख रुपए से, कैश कम हो जाएगा 15,000 रुपये से, और हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे क्योंकि हमें उसको बाकी जो बैलेंस है वो एक फ्यूचर डेट में देंगे ना, तो हमारी लायबिलिटी साइड बढ़ जाएगी 2,85,000 से, ठीक है। हमने परचेज़ किया प्लांट 3 लाख से, हमारा एसेट बढ़ गया, हमारा 15,000 से एसेट डिक्रीज़ हो गया जो कि कैश डिक्रीज़ हुआ है, और जो हमारा बैलेंस बचा 2,85,000 वो हम अपनी लायबिलिटी साइड रिफ्लेक्ट कर देंगे, यानी 2,85,000, ये भी इक्वल हो गया। थर्ड है हमारा, हमने 6 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट किए, तो बैंक बढ़ गया हमारा 6 लाख से और कैश डिक्रीज़ हो गया 6 लाख से, यानी एसेट ही इंक्रीज़ हुआ, एसेट ही डिक्रीज़ हो गया, हमारा लायबिलिटी साइड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। फोर्थ में हमने
ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज़ किया है 1 लाख रुपए का और हमने पेमेंट कैसे करी है? चेक से। यानी हमारा जो एसेट है ऑफिस फर्नीचर वो बढ़ जाएगा 1 लाख रुपए से और हमारा जो बैंक है वो 1 लाख रुपए से कम हो जाएगा। ठीक है, यानी एसेट ही इंक्रीज़ हुआ, फर्नीचर इंक्रीज़ हो गया और क्या डिक्रीज़ हो गया? बैंक डिक्रीज़ हो गया। फिफ्थ है, हमने गुड्स परचेज़ किए 80,000 के कैश में और 35,000 के क्रेडिट में। तो इससे क्या हो जाएगा? हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा कितने से? 1,15,000 से। उसमें कैश कम हो जाएगा 80,000 रुपये और 35,000 हमारे क्या बन जाएंगे? क्रेडिटर। यहाँ पे दो चीज़ें हुई हैं, हमने कैश में भी गुड्स लिए हैं और क्रेडिट में भी गुड्स लिए हैं। जो गुड्स क्रेडिट में लिए हैं वो क्रेडिटर बढ़ जाएंगे हमारे लिए, क्योंकि हमें उनको इन फ्यूचर तो देना होगा ना। तो 35,000 हमारी लायबिलिटी साइड आ जाएगा। 80,000 रुपये हम कैश में से डिक्रीज़ कर देंगे और वो गुड्स में जो हमारे टोटल गुड्स होंगे वो 1,15,000 के होंगे, क्योंकि गुड्स तो हमारे 1,15,000 से बढ़े ना। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। और सिक्स्थ है, हमने 45,000 के गुड्स सोल्ड के 60,000 रुपये में कैश बेसिस पे। 45,000 की कॉस्टिंग थी और हमने 60,000 में बेच दिए, तो बाकी जो 15,000 का डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा? एक तो हमारे स्टॉक में से कितना कम होगा? 45,000। स्टॉक में से हम 60,000 कम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो अमाउंट था गुड्स का वो 45,000 का ही था। तो स्टॉक में से तो हमारा सिर्फ 45,000 रुपये माइनस होगा और कैश भी बढ़ेगा हमारा 60,000 रुपये का। जो 15,000 का डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट हमेशा कहाँ होता है? किसको होगा? हाँ बताओ जल्दी। जो बिजनेस में पैसे लगा रहा है उसी को तो प्रॉफिट होगा ना, वही तो लेगा ना प्रॉफिट। तो हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं, यानी जो 15,000 है वो लायबिलिटी साइड चला जाएगा एज एन प्रॉफिट और वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अब कैपिटल बढ़ गई हमारी 15,000 रुपये से, यानी प्रॉफिट। कैपिटल में हम प्लस कर देंगे प्रॉफिट 15,000 और हमारा जो एसेट साइड है वहाँ से स्टॉक कम हो जाएगा 45,000 का और कैश क्या होगा? हाँ, कैश बढ़ जाएगा 60,000 रुपये से, यानी जो हमारा नेट इफेक्ट 15,000 का वो हमारा हमारा प्रॉफिट है जो हमने कैपिटल में ऐड कर दिया। अब आपको ये सब कुछ क्या करना है? अपनी नोटबुक पे अच्छे से राइट करना है, अच्छी हैंड राइटिंग में, और अच्छे से सब कुछ समझना है कि एसेट इज इक्वल टू हमेशा क्या होते हैं? लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। आई होप आपको सारी स्लाइड समझ आई हो। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 भी ख़त्म होता है 3rd चैप्टर का। अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे बाद में। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज़ करें, अच्छे से नोटबुक में राइट करें। और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं किसी भी रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं अकाउंट्स के रिगार्डिंग। प्लस आप मुझे एक मेल कर सकते हैं bestkiran756@gmail.com में। ये मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मेल आईडी डाल रखा है, आप इसमें मुझे मेल कर दीजिए। मैं आपको कोशिश करूँगी जल्द से जल्द उसके रिप्लाई करूँ। थैंक यू सो मच।